वक्त है साल 2024 को अलविदा कहने का और 2025 का स्वागत करने का। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसने कि 2024 में इतने इवेंट्स, इतनी हैपनिंग्स या इतनी स्टोरीज, न्यूज स्टोरीज एज अ जर्नलिस्ट हमने देखी, कई बार इतिहास भी बनते देखे। ऐसे में उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम हैपनिंग्स को दोबारा से आपके सामने लाने के लिए मेरे साथ इस समय सर हितेंद्र राव सर मौजूद हैं। सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के। सर, आपने 3 दशक दिए हैं पत्रकारिता के हरियाणा में। आपने कई चीजें भी देखी होंगी जो कि शायद आपने सोचा होगा कि ये दोबारा नहीं हो सकता, ये पुनः नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 2024 का साल ऐसा रहा जिसकी शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। किसान आंदोलन हुआ 2024, 13 फरवरी 2024 से। किस तरीके की शुरुआत रही साल? हाँ विपिन, ठीक कह रहे हैं आप कि किसान आंदोलन जो है, जो सेकंड फेज जिसको कह सकते हैं, वो 2024 में स्टार्ट हुआ था। आई थिंक फरवरी में स्टार्ट हुआ था और ये कंटिन्यू किया कुछ फॉर कपल ऑफ वीक्स एंड ऑल। बट उसके बाद ये एक तरह से ठंडा हो गया ये और क्योंकि ये इलेक्शन से पहले शुरू हो रहा था तो इसका लग रहा था कि इलेक्शंस पे कोई भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं लगा हमें लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इवेंट जो हरियाणा के, अगर आप देखा जाए साल 2024 में जो हुआ, वो था असेंबली का इलेक्शन, जिसमें बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को फेस करके इलेक्शंस में जा रही थी और ये जनरल फीलिंग थी कि इस बार चेंज होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा, कांग्रेस लग रहा था कि आएगी पावर में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक एंटी क्लाइमैक्स हुआ आखिर में। कांग्रेस जो है 9 सीटों से रह गई और बीजेपी को कंप्लीट मेजॉरिटी मिली, जो कि उन्हें 2000 उतनी सीट्स मिली जितनी 14 और 19 में भी नहीं मिली थी उन्हें। तो ये एक एंटी क्लाइमैक्स था, वो जो कि काफ़ी एक बड़ी डेवलपमेंट थी एंड जिससे काफ़ी पॉलिटिकल और कई कैलकुलेशंस जो है अपसेट हुई हरियाणा में। और एक तरह का एक शॉक और सरप्राइज था फॉर मैनी पीपल। सर, आपने अपने तमाम 3 दशकों की पत्रकारिता में कई सीएम बदलते देखे होंगे, टेन्योर के दौरान भी बदल जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सीएम चेहरा बदल देना, मनोहर लाल उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाकर जो है नायब सिंह सैनी को बदला गया। बड़ा पॉलिटिकल रीशफल था सर, किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी थी ये कि लोकसभा से पहले वो बदलना चाह रहे थे चेहरा, और नज़र में उनकी विधानसभा थी, क्योंकि जो जनरली ये फील किया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी कई बार पार्टी के खिलाफ नहीं होती है, चेहरों के खिलाफ होती है, जो चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर्स है। जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि मिनिस्टर्स हार गए, इस बार भी इलेक्शन हार गए सारे मिनिस्टर्स, और 19 में भी यही हुआ था कि सारे मिनिस्टर शायद विज और बनवारी लाल के अलावा सारे हार गए थे। तो बीजेपी को भी ये अंदाज़ा था कि ये 10 साल हो गए हैं और लोगों में एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लोग थोड़े से उसी फेस को देख देख के शुभ हो जाते हैं, तो दे वांटेड टू चेंज अ फेस। और मनोहर लाल जी की सिफारिश पे नायब सिंह सैनी को इन्होंने वो दिया, ये मौका दिया कि वो लीड करें स्टेट को। और मनोहर लाल जी को भी एक ऑनरेबल एग्जिट दिया उन्होंने, एमपी का इलेक्शन लड़वा दिया, वो जीत गए और यूनियन मिनिस्टर बना के उन्हें एक ऑनरेबल एग्जिट दे दिया। तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इनकी स्ट्रेटजी थी, जिसे उस समय काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये काफ़ी लेट किया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो ये कहा जा सकता है कि फ़ायदा हुआ उसमें टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि उसके दौरान लोकसभा चुनाव, नायब सिंह सैनी जैसे सीएम बने, उनको ज्यादा समय नहीं मिला, लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई। लोकसभा चुनावों से पहले चेहरा परिवर्तित कर दिया गया। आपने कहा कि रणनीति का हिस्सा था, स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया, चाहे संविधान बचाने का मुद्दा हो, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, एक एक्सटेंट पर यह लगने लगा था कि हाँ बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला है, और वही परिणाम जो है वो दिखता दिखाई दिया 5-5 सीटों पर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां। देखिए, नेशनली भी बीजेपी की सीट्स तो कम हुई, तो जो कांग्रेस जो जिन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही थी या जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था, उसका फ़र्क, उसका इम्पैक्ट तो हुआ, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना शायद कांग्रेस सोच रही थी कि होगा। अगर वो होता तो शायद कांग्रेस की सीट्स बढ़ जाती। उसी तरह से हरियाणा में भी बीजेपी की 5 सीटें आई, पिछली बार 10 थी, तो वो दिखता है कि 5 से वो कम हो गए, 50% पे आ गए। लेकिन अगर आप असेंबली सेगमेंट्स देखें तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर थे ये लोग, मतलब उतनी ही थी ऑलमोस्ट इनकी 90 में, मतलब 42-43 उनकी थी, 41-42 उनकी थी, 3-4 आम आदमी पार्टी की थी, जो इंडिया अलायंस के साथ इनके साथ कंटेस्ट कर रहा था। सो दे वर नेक टू नेक, ऑलमोस्ट नेक टू नेक। तो मेरे हिसाब से
जो किसानों का मुद्दा है या जो और इश्यूज आप बता रहे हो, उनका उतना इम्पैक्ट नहीं था जितना कांग्रेस वुड हैव एक्सपेक्टेड टू देयर लाइकिंग। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक भीनी लकीर होती है, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास। कांग्रेस 5 सीटें जीती, कांग्रेस के अंदर नेता ये कहने लगे कि 70 पार हो गए हम, और एक बज आपने भी कहा कि पब्लिक का फीलिंग थी कि नहीं इस बार ये चेंज हो रहा है। ऐसा क्या हुआ सर? असेंबली इलेक्शंस का घोषणा हुई और सारी चीजें तब्दील? आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस का, थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज़ को उन्होंने ठीक से गेज नहीं किया कि एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर थी, देयर वाज एन एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, बट कांग्रेस ने शायद ये थोड़ा अंडर एस्टिमेट ये किया कि इस एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट के सहारे ही हम निकल जाएंगे, और निकल भी जाते हैं वो। क्योंकि अगर आप देखें कि जो 10 सीट कांग्रेस हारी है 5,000 से कम के मार्जिन पे हारी है, लेकिन उन सीटों पे इन्होंने काम नहीं किया। डिसिडेंट्स खड़े थे, उनको नहीं बिठाया गया, उनसे बातचीत नहीं की। बहुत सारी सीटें ऐसी थी 2-2 3-3 डिसिडेंट्स खड़े थे। जैसे उचाना कला में आई थिंक ब्रजेंद्र सिंह लॉस्ट बाय 50-60 वोट्स, वहाँ पे 2 डिसिडेंट्स खड़े थे जो टुगेदर आई थिंक मेरे ख्याल 40-50 हज़ार वोट ले गए वो। तो वो उन लोगों को बिठाने की, मनाने की कोशिश नहीं की गई। तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था, कुछ जो इनमें धड़ेबाजी है कांग्रेस में वो थी, जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और इन्हें वो था ना कि आप जीतने से पहले ही आप सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हो। मैच जीतने से पहले ही आपने सेलिब्रेशन शुरू कर दी और कैच छूट गए आपके और मैच हार गए, तो वो वाली स्थिति थी। दोनों पार्टियों के पॉलिटिकल कैंपेन को अगर आप देखें सर, भारतीय जनता पार्टी जहां सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को टारगेट कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जो लोकसभा के मुद्दे थे उन्हीं पर कांग्रेस पार्टी ने असेंबली में भी अपना कैंपेन आगे बढ़ाया। दैट इज ट्रू। आई मीन बीजेपी के पास टारगेट करने के लिए जो 2 उनके बड़े नेता थे वही थे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा विजिबल दिख रहे थे, वही लीड कर रहे थे कैंपेन, मिस्टर हुड्डा एंड उनके जो एमपी बेटे हैं दीपेंद्र सिंह। तो दैट इज़ ट्रू। और ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, तो नेचुरली दे विल like to attack the policies and programs of the ruling party. So it was expected that this will happen. चेहरा बदलना कितना काम आया सर बीजेपी की ओर से? जिस तरीके से चेहरा आके हाइंडसाइड में अगर आप देखें तो ये लगता है कि इट वाज अ विनर, ये तो अच्छा मूव था। उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, तो अब वो जीत गए हैं, तो अब उस बात को सब वही कहेंगे, जस्टिफाई किया जाएगा कि बिल्कुल ठीक मूव था जो चेहरा बदल दिया गया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो इनके लिए ठीक ही रहा, चेहरा बदलना ठीक ही रहा। आपसे वैसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। असेंबली में हम चेयर्स भी शेयर करते हैं वहां पर, लेकिन ये पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो है, सरकार बन गई, शपथ हो गई, सेशन हो गए, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष जो है, ये भी इसी साल में हो गया कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली पड़ी। अभी उनको लगता है ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी 5 साल पड़े हैं, कभी भी डिसाइड कर लेंगे। नेता प्रतिपक्ष की ज़रूरत शायद नहीं महसूस हो रही है अभी, तो मेरे ख्याल बजट सेशन तक शायद कर लेंगे, जब आएगा बजट सेशन तब तक। अभी अंत चल रहा है सर दिसंबर का। कल पार्लियामेंट में जिस तरीके से हुआ है, सांसद एक दूसरे को धक्का मुक्की पर उतर आए सर। आपने भी कई पत्रकारिता, कई चीजें देखी असेंबली में, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबलीज हो। किस तरीके से देखेंगे एज एन जर्नलिस्ट, आपके व्यूज क्या? I think it does not send a very good message globally. That MPs of the nation's parliament are jostling with each other and pushing each other. और exactly हुआ क्या है वो भी थोड़ा debatable है वहाँ पे, कि एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लग रहे हैं, FIR भी दर्ज हुई है, कहा गया है कि जानबूझ के गिराया गया, उनका कुछ और वर्जन है, इनका कुछ और वर्जन है। तो वो तो आप जब CCTV फुटेज देखेंगे या इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। पर जनरली पार्लियामेंट, क्योंकि लोग देखते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं, तो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स होती हैं ये कोई लोगों में, इट डज नॉट गिव अ गुड मैसेज, डज नॉट सेंड अ गुड मैसेज। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हितेंद्र राव सर है, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। अपनी कलम के माध्यम से हरियाणा की पत्रकारिता और जनता की सेवा में लगातार कई बार जो है सरकार से भी सवाल पूछने का काम किया गया है। कुछ यादें होती हैं जो कि आपकी ताउम्र जो है वो आपके साथ रहती हैं। साल 2024 में भी कई ऐसे इवेंट्स हुए जो कि शायद किसी पत्रकार के लिए, जब आप पत्रकारिता करते हैं या जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो एक यादगार लम्हे के तौर पर रह जाते हैं। तो ऐसे में ये जो पॉलिटिकल रीशफल्स थे या पॉलिटिकल हैपनिंग्स थी, उन्होंने एक इम्पैक्ट ज़रूर जो है वो हरियाणा की सियासत पर भी छोड़ा है और तमाम लोगों पर भी छोड़ा है।
कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।